और आज सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं मैं अजित पवार के प्लेन क्रैश। बारामती में आखिरी क्षणों में लैंडिंग से ठीक पहले अचानक ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन रनवे से 10 से 15 मिनट चक्कर काटने के बाद लैंड नहीं हो सका। अब तक की जो जानकारी, अब तक का जो डेटा एनालिसिस सामने आया, उसके हिसाब से हादसे की पूरी जानकारी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। जमीन पर जलता विमान, मौके पर मलबा और राख, शव पहचानना भी मुश्किल, सिर्फ टेल का टुकड़ा बचा। 7 बार के विधायक, 6 बार के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा, अपना अलग अंदाज रखने वाले अजित दादा की अब यही आखिरी निशानी है। सुबह जब ये वीडियो सामने आया और पता चला कि ये वही विमान है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने 45 मिनट पहले ही मुंबई से उड़ान भरी थी, तो समर्थक सन्न रह गए, परिवार के लोगों की हालत बिगड़ गई और सियासी गलियारे में सन्नाटा पसर गया। कुछ ही देर में क्लियर हो गया कि अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि आखिर अजित पवार के साथ हादसा कैसे हुआ। बारामती एयरपोर्ट के पास हादसा किस जगह हुआ? रनवे के पास मौजूद होने के बावजूद प्लेन लैंड क्यों नहीं हो सका? इन्हीं सवालों के सटीक जवाब ढूंढने के लिए हमने 3 तरीके से घटना को समझने की कोशिश की। पहला, ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रडार के डेटा का एनालिसिस। दूसरा, गूगल अर्थ की मदद से मिली लोकेशन की डिटेल। और तीसरा, ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर और चश्मदीदों की जानकारी। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं, ये वही फ्लाइट है LJ45 जिसमें अजित पवार और कुल 5 लोग सवार थे। ये फ्लाइट जो है वो मुंबई से आती है बारामती की तरफ। और अब अगर इसको और क्लोज करेंगे और जूम इन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए फ्लाइट जो है यहाँ पर बारामती एयरपोर्ट पर एक पूरे चक्कर लगाती है और उसके बाद ब्लिंक करने के साथ ही फ्लाइट जो है वो रेडार से गायब हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरती है, 8:45 पर वो क्रैश हो जाती है और पहली बार फ्लाइट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट को फिर से एलिवेशन दिया गया, पायलट ने फिर से उड़ान भरी और एक गोल चक्कर जो है वो यहाँ पर मारने के साथ ही दूसरी बार अटेम्प्ट करता है पायलट लैंडिंग के लिए, लेकिन उसी दौरान फ्लाइट जो है वो यहाँ पर बारामती एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। सबसे पहले आपको विमान रियल टाइम ट्रैकिंग करने वाली साइट, फ्लाइट रडार का डेटा और गूगल अर्थ से मिली डिटेल समझाते हैं। ये है बारामती का एयरपोर्ट, आप देखेंगे हिल टॉप एक तरह से ये है एयरपोर्ट और बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। ये इसकी एयर स्ट्रिप है और यहाँ पर इस फ्लाइट को जो है लैंड होना था। देख सकते हैं आप कुछ जो उस वक्त की गूगल अर्थ की पिक्चर्स हैं वो भी आपको नजर आएंगी। कई फ्लाइट्स जो हैं उसकी पिक्चर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ से रनवे शुरू होता है और ये पूरा रनवे जो है यहाँ तक आता है और एयरपोर्ट का ये हैंगर है और यहाँ पर जो पार्किंग भी है वहाँ पर कई सारी फ्लाइट्स आप देख भी सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट कहाँ होता है, दिक्कत कहाँ आती है, समझिए। बारामती एयरपोर्ट के पास ये फ्लाइट पहुंच जाती है LJ45, लेकिन विजिबिलिटी नहीं थी। सुबह 8:40 का वक्त रहा होगा। विजिबिलिटी न होने की वजह से जो पायलट है वो फिर से एक चक्कर यहाँ पर मारता है, जिसको हमने फ्लाइट रेडार सिस्टम में भी समझने की कोशिश की, लेकिन दूसरी चक्कर में वो यहाँ तक पहुंच पाता, एयर स्ट्रिप तक पहुंच पाता, उससे पहले ही इस एरिया में कहीं आसपास जो है वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब इतना वक्त नहीं था, जब तक यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच पाती, आग बुझाने का प्रयास किया जाता, तब तक सभी लोगों की जान जा चुकी थी। हादसे के चश्मदीद ने भी बताया कि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान लहराने लगा था। इमरजेंसी कॉल करने के बाद पायलट ने विमान से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया था और वो रनवे तक पहुंच नहीं सका। देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्पॉट हो गया उसका। बारामती में छोटी स्ट्रिप है, लैंडिंग सपोर्ट के लिए रनवे पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। इस प्लेन को ऐसी परिस्थितियों के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि 2 बार कोशिश करने के बाद भी अजित पवार का प्लेन सेफली लैंड नहीं कर सका।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजित पवार के साथ हादसे के बाद अब विमान को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अजित पवार लियरजेट 45 मॉडल के चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। पहले भी इस विमान से जुड़ी हुई कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 30 साल की सर्विस से इसी कैटेगरी में विमान के करीब 200 हादसे पहले दर्ज हो चुके हैं। मुंबई में लियरजेट 45 विमान क्रैश हुआ था, लेकिन रात की बात यह थी कि मुंबई वाले हादसे में यात्रियों की जान बच गई थी, लेकिन इस हादसे में यह खुशकिस्मती नहीं रही। ऐसे खतरनाक इतिहास के बावजूद आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि लियरजेट के चार्टर्ड प्लेन नेताओं और बिजनेसमैन का फेवरेट है, सबसे पसंदीदा जेट में से एक है। वजह है इस विमान की कुछ खासियतें। वो खासियतें क्या है जरा वो भी जान लीजिए आप। लियरजेट 45 को कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। बॉम्बार्डियर एविएशन इसको बनाती है। 1998 में लियरजेट 45 की पहली कमर्शियल डिलीवरी हुई थी और इस मॉडल के विमान में 6 से 8 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन 2021 में इसी सीरीज के विमान बनाने कंपनी ने बंद कर दिए। लेकिन पुराने विमानों का जो मेंटेनेंस होता है, जो सर्विस सपोर्ट होता है, वो कंपनी अभी भी जारी रखे हुए है। लियरजेट 45 विमान 3500 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। 860 किलोमीटर की प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड के साथ 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और छोटे से रनवे पर आसानी से लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए इस विमान को परफेक्ट माना जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि ये बिजनेसमैन का या फिर नेताओं के पसंदीदा विमान में से एक है। लेकिन इस हादसे में अजित पवार के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी बड़े राजनेताओं ने दुख जताया, लेकिन इसी बीच सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच की मांग की तो अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के इस शक का, इस सवाल का समर्थन किया। उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। Proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court. ये आपने सुना कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। अब सुनवाता हूं आपकी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का क्या कहना है। बहुत ही घिनौनी राजनीति महाराष्ट्र में, मतलब घिनौनी देश में भी है। जाति पाति धर्म पंथ विद्वेष राष्ट्र की बात नहीं आ रही। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। उधर योगी राज में माफियाओं के लिए कोई सेफ जोन नहीं बचा है। ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले दबंग हो, संदेश साफ है सरकार का कि कानून से खेलोगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नशे का कारोबार करोगे तो फिर अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ कैसे उत्तर प्रदेश से हर एक माफिया को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो नशे के कारोबार करने वाले माफिया हो, चाहे वो लोगों के ऊपर दबंगई करने वाले माफिया हो, चाहे वो अवैध कब्जा करने वाले माफिया हो। माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। सीएम योगी का क्लियर मैसेज आया तो योगी फोर्स भी ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गए। सबसे पहले मुजफ्फरनगर, जहां ड्रग माफिया के घर ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई और 4 करोड़ की अवैध संपत्ति सरकार ने कुर्क कर दी। फिर नंबर खनन माफिया का भी आया और मिडनाइट एक्शन में खनन माफिया का अड्डा योगी फोर्स के कंट्रोल में आ गया। बच तो फर्रुखाबाद का पार्किंग माफिया भी नहीं पाया और पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया। फर्रुखाबाद से योगी राज में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीर सामने आई।
एक मामूली पार्किंग विवाद तमंचे की चमक दमक में बदल गया। लाठियों की मार हुई और खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद के ग्राटगंज इलाके की हैं, जहां एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका दहल उठा। गालियों से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लाठियों और डंडों की जंग में तब्दील हो गया। आरोप है कि पार्किंग माफिया ने खुलेआम तमंचा लहराया और मार डालने तक की धमकी दे दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राटगंज इलाके में अवैध पार्किंग की आड़ में दबंगई चलती है। जो पैसे देता है वही गाड़ी खड़ी कर सकता है, जो विरोध करता है उसके साथ मारपीट की जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि न कानून का डर है न पुलिस का खौफ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो योगी फोर्स ने फौरन एक्शन लिया और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां पुलिस ढोल बजवाकर मुनादी करवा रही है और ऐलान हो रहा है कि नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति अब सरकार के कब्जे में है। दरअसल 2 सगे भाई लोकेंद्र और योगेंद्र नशे के कारोबार में लंबे समय से सक्रिय थे। 9 सितंबर को मीरापुर थाना पुलिस ने दोनों को लाखों रुपए के अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच में सामने आया कि इन भाइयों ने नशे के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। यूपी पुलिस ने लोकेंद्र और योगेंद्र के साथ साथ उनके परिजनों की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर सीज कर दिया। इसमें कई जगहों पर बने मकान और कीमती जमीन शामिल है। मीरापुर के केस के मामलों में 68F के तहत सफीमा कोर्ट ने आदेश किया था, जिसके परिदृश्य में आज उनकी जो है 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो मकान के रूप में हो या जमीन के रूप में हो, वो कुर्क कर दी गई है, सीज कर दिया गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत खनन माफिया पर एक और बड़ी स्ट्राइक हुई। इस बार कार्रवाई हुई है बहराइच में, जहां आधी रात के बाद प्रशासन ने अवैध खनन के एक बड़े अड्डे पर छापा मारकर माफियाओं की नींद उड़ा दी। जेसीबी मशीन और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके से सीज किया गया। योगी राज में सख्त संदेश है कि या तो माफियागिरी छोड़ो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन यूपी में अपराधियों के खिलाफ अपना ठिकाना है न बहाना है। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार बदमाशों के खिलाफ जारी है। गाजियाबाद की तस्वीर दिखाता हूं आपको, जहां लुटेरे को गोली मारी गई। उधर रामपुर में गौ तस्कर्स की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो घायल हुआ। कासगंज में बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लंगड़ा हो गया। ये तीनों तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उत्तर प्रदेश में कीमत चुकानी होगी कानून तोड़ने। योगी राज में अपराध मतलब तय है हिसाब। और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सब को भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। गौतस्कर प्लस लुटेरे योगी फोर्स के रडार पर आए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया फर्स्ट। यूपी में योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। अपराध बड़ा हो या फिर छोटा, अगर किया है तो यूपी में अंजाम तो भुगतना ही होगा। लिहाजा यूपी के शहर शहर अपराधियों की धरपकड़ के लिए योगी फोर्स मेगा अभियान चला रही है। मैसेज क्लियर है और टारगेट फिक्स। लिहाजा यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा भी फुल स्पीड से चल रहा है। गाजियाबाद से कासगंज, रामपुर से कानपुर तक योगी फोर्स का खौफ साफ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में योगी फोर्स ने लुटेरे गैंग पर शिकंजा कसा। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे इरफान के पैर में गोली लगी। दरअसल गाजियाबाद के हमदर्द चौराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब कार सवार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल हट गया और कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। गाड़ी के टकराते ही कार सवार बदमाश इरफान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार होने की पूरी कोशिश की। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश इरफान के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से गाड़ी, अवैध हथियार और मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए हैं। लुटेरे ही नहीं, यूपी पुलिस के रडार पर गौ तस्कर भी है। रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। दोनों बदमाशों पर गौ तस्करी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं।
एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जब उनको चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। प्रतिरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स का एक्शन कासगंज में भी देखने को मिला, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने लुटेरे योगेंद्र को लंगड़ा बना दिया। पुलिस ने लुटेरे के पास से लूट के 35,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था जिसको पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, परंतु वो रुका नहीं। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस अपने बचाव पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उसके पैरों पे गोली लगी। साफ है, योगी के संकल्प यानी क्राइम मुक्त यूपी बनाने की दिशा में योगी फोर्स पूरी मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रही है और ये कदम पीछे हटने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, यूपी में एक तरफ अपराधियों का सफाया तो दूसरी तरफ योगी फोर्स को संभल में एक नया टास्क मिला। संभल में पुलिस ने एक ऐसे निकाह मॉड्यूल यानी लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा किया जिनके टारगेट पर हैं हिंदू युवक। निकाह मॉड्यूल क्या है, ये कैसे काम करता है, हिंदू युवकों को कैसे निशाना बना रहा है और कैसे इसका पर्दाफाश किया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। जिस संभल को 15 महीने पहले कट्टरपंथियों ने हिंसा की आग में झोंका था, जिस संभल ने हिंदू मुस्लिम हिंसा देखी, उसी संभल में जब योगी फोर्स मैदान में उतरी तो सब चंगा हो गया। अब संभल में दंगाई सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन अब उसी संभल में निकाह मॉड्यूल की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और वो साजिश है लुटेरी दुल्हनों की। और इस निकाह मॉड्यूल के 3 अहम किरदार हैं। नूरजहां खातून उर्फ काजल जो सरगना है, आयशा खातून उर्फ पूजा जो लुटेरी दुल्हन है, साथ ही राजीव जो ब्रोकर का काम करता है। इस लुटेरी दुल्हन गैंग यानी निकाह मॉड्यूल के निशाने पर होते थे हिंदू युवक और उनको फंसाने के लिए मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। ये गिरोह मुस्लिम लड़कियों से हिंदुओं की शादी करवाता था। मुस्लिम लड़कियों का नाम बदलकर हिंदू किया जाता था। बाकायदा हिंदू लड़कियों के आधार कार्ड भी बनवाए जाते थे। फिर संभल मुरादाबाद के युवकों से शादी कराई जाती थी। लेकिन असली खेल शुरू होता था जब ये दुल्हन मौका पाकर घर में रखे जेवर और कैश समेट कर चंपत हो जाती थी। संभल पुलिस ने इस पूरे गिरोह को पकड़ा है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो लड़की सप्लाई करने के नाम पे पैसे लेना और उसके बाद में उस जिससे शादी करवाते थे उस व्यक्ति के यहाँ जितना भी सोना और चांदी और इस तरीके के महंगे जेवरात हैं उन सबको 5-6 दिन रहने के बाद में भाग जाना। इस गिरोह का खुलासा संभल में हुआ। उसकी मास्टरमाइंड बंगाल की रहने वाली नूरजहां खातून थी, जिसके साथ बदायूं का रहने वाला राजीव भी शामिल था। ये गिरोह 50,000 से 70,000 रुपए तक लेकर शादियां करवाता था और फिर लड़कियों को समझाया जाता था कि 5 दिन तक ससुराल में रहना है, फिर बिना बताए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाना है। नूरजहां खातून इसके लिए बंगाल की मुस्लिम युवतियों को लाती और फिर नाम बदलकर हिंदू युवकों से शादी करवाती। बाकायदा इसके लिए ऐसे युवकों को टारगेट किया जाता था जिनकी शादी में परेशानी होती थी। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की महिला है, यह राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपए से 70,000 रुपए लेते हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले 1.5 महीने में गांव के 5 युवकों से मोटी रकम लेकर उनसे शादियां करवाई थी, जिनमें से 4 युवकों की दुल्हन 1 महीने के अंदर ही लाखों का कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। 5वें युवक राजू की दुल्हन पूजा उर्फ आयशा खातून को नकदी और जेवरात समेटकर भागने की कोशिश में पकड़ लिया गया। फिलहाल निकाह मॉड्यूल की सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब योगी फोर्स इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन इसी के साथ जो मस्जिद और मजार वाली साजिशें उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ में अवैध मजारों पर जैसी एक्शन शुरू हुआ, मुस्लिम समाज ऐसे तर्क दे रहा है कि सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो पाए। मजारों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि केजीएमयू कैंपस की मजारें 600 साल पुरानी हैं। ऐसे दावों की पड़ताल होनी जरूरी है। तो ये मजारें केजीएमयू में 600 साल पुरानी हैं कि नहीं है,
इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जी न्यूज की टीम उन्हीं मजारों के पास पहुंची। आप देखिए जरा कि सच्चाई क्या है। KGMU, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश का इकलौता ऐसा चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछले एक सदी में कोविड और ब्लैक फंगस जैसी 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। लेकिन आज की तारीख में यूपी का ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन कट्टरपंथ और लैंड जिहाद जैसी महामारी से प्रभावित है। हर साल जो है यहाँ की रंगाई पुताई होती है, इस वजह से इनकी जो मज़ार है बिल्कुल नई सी लग रही है। देखिए अभी देखिए पुताई भी एकदम नई पुताई है, एकदम नया पुताई हुआ है और बिल्कुल अपडेटेड मज़ार जो आप कह सकते कह लेंगे। नया सा टीन लगा हुआ है, पंखे थोड़े ज़रूर पुराने लग रहे हैं, हालांकि बाकी यहाँ पे सारा सामान आपको नया नजर आ जाएगा। KGMU में मज़ारों की आड़ में कब्जाई जमीनों पर घमासान छिड़ा है। KGMU में कुल 8 मज़ारें हैं, जिनमें से 5 पर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। मज़ारों की वैधता पर जवाब मांगा है, वरना मज़ारों पर एक्शन के अल्टीमेटम का क्लियर मैसेज दिया गया है। यही वजह है कि मज़ारों के खादिम और मुसलमानों के पैरोकार मज़ारों को बचाने के लिए तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। पहले KGMC तो नहीं कहलाया जाता था, पहले नहीं कहलाया जाता था, पहले तो अस्पताल ही नहीं था, ये तो बाद में भी बनता रहा। आप कह रही हो कि पहले मज़ार थी, अस्पताल बाद में आया? अस्पताल बड़े बूढ़ों ने बताया कि ये अस्पताल बाद में हमारे देखते देखते ये बना। 147 साल हो गया आस्थाने को। 647 साल? जी हाँ। और मदारे कब से हैं यहाँ पर? मदारे जो हैं पूरी 647 साल इस आस्थाने को हो गए हैं। अच्छा। जी हाँ, KGMU को 120 या 140 साल हुए होंगे मुश्किल से। हाँ। ये 647 साल पुराना आस्थाना, तो आप खुद समझ सकते हैं इसको। KGMU के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कोई मज़ारों को 600 साल से भी पुराना बता रहा है, तो कोई मज़ारों को बचाने के लिए इतिहास की दलीलें दे रहा है। भाईजान बता रहे हैं कि 1905 से पहले जब KGMU का वजूद नहीं था, उससे भी 500 साल पहले से ये तमाम मज़ारें यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय की 600 साल पुरानी दलील की पड़ताल के लिए जी न्यूज की टीम ने अपनी मुहिम शुरू की। प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व की गहरी समझ रखने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने जो सच्चाई बताई, उसने मज़ारों पर 600 साल के दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी। नहीं, अब ये तो टाइल्स वगैरह लगे हैं, तो मॉडर्न है, सारी चीज़ें नई हैं, इसमें कुछ नहीं आप ऐसे कह सकते। लेकिन ये जो मज़ार जहाँ पर बनी है, जो मज़ार को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो किस तरीके का है। यानी KGMU के अवैध मज़ारों की जो सच्चाई पिछले कई दिनों से जी मीडिया के कैमरे में कैद हो रही थी, उस पर एक्सपर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। और ये भी तय हो गया है कि मज़ार पर चस्पा नोटिस का जवाब देना मुस्लिम समुदाय के बस की बात नहीं है। और ये तमाम अवैध अतिक्रमण बाबा के बुलडोजर का जल्द शिकार होने वाले हैं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। UGC के नए नियमों को लेकर सियासत गरमा चुकी है और खासकर उत्तर प्रदेश में। यूपी में इस नियम को लेकर के विरोध बहुत तेजी से हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी चेतावनी दे रहे हैं। तो इसी बीच सवाल ये कि समानता के नाम पर, इक्वालिटी के नाम पर आए नियमों से क्या भेदभाव खत्म होगा या ये नए नियम एक नई बहस को जन्म दे देंगे? वापस लो, वापस लो। UGC होश में आओ। काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। UGC को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। लखनऊ, रायबरेली, जालौन, गोंडा, चंदोसी और हरदोई में कई संगठनों ने जगह जगह UGC के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर शहर विरोध की आग जोर पकड़ रही है और UGC के नए कानून को वापस लेने की मांग हो रही है। 27 से पहले यूपी में UGC को लेकर माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोध की राजनीति करने वालों को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे। यानी भ्रम फैलाकर युवाओं को गुमराह करने वालों के लिए योगी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
उनके आका भी उनको पीछे से धकियाते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। यूजीसी को लेकर अब योगी सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। यूजीसी को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। दोषी बचे और अन्याय किसी के साथ। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम जारी किए। इनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इन नियमों का मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकना है। इसके लिए यूजीसी ने हर संस्थान को कुछ जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सेल में SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग के सदस्य होने जरूरी हैं। कोई भी छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होगी। कमेटी को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है इन नियमों से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात ETS की बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर आतंक के बदलते हुए एक पैटर्न को एक्सपोज किया। दर्जी के प्रोफेशन की आड़ में रह रहा 19 साल का फैजान शेख खतरनाक साजिश रच रहा था लोन वुल्फ अटैक। मोबाइल से उसका जिहादी कंटेंट मिला है, टारगेट लिस्ट मिली है, धमकी भरे संदेश मिले हैं। वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा आतंकी प्लान क्या कोई अकेला कर सकता है? यस, लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी के पीछे पूरा नेटवर्क है जो काम कर रहा है। नाम फैजान शेख, निवासी रामपुर यूपी। पहचान नवसारी का दर्जी। काम जैश का लोन वुल्फ। मिशन टारगेटेड किलिंग। टारगेट कट्टर हिंदूवादी नेता। एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये उस आतंकी की टेरर कुंडली है जो अपनी पहचान छिपाकर गुजरात में आतंक की प्लानिंग कर रहा था। नवसारी में दर्जी बनकर रह रहा 19 साल का फैजान शेख दरअसल आतंक के खतरनाक मंसूबे पाल रहा था। जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। फैजान टारगेटेड अटैक की योजना बना रहा था जिससे ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जा सके। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि फैजान सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए रेडिकलाइज हुआ। वो लगातार जिहादी कंटेंट, भड़काऊ वीडियो और आतंकी प्रोपेगेंडा देखता था। यही नहीं, वो ऑनलाइन चैट और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जैश के आकाओं के संपर्क में भी था। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है। वेपन भी कलेक्ट कर रहा है। इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। फैजान यूपी के रामपुर से 4 साल पहले गुजरात आया था। यहाँ आकर वो दर्जी का काम करने लगा जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक फैजान पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का डेटा इकट्ठा करता था जिसको ग्रुप्स में भेजता था और फिर उनके मर्डर की साजिश भी रचता था। उसका मकसद टारगेटेड हत्याएं कर आतंक फैलाना था। इसके अलावा पुलिस को उसके सोशल मीडिया हैंडल से कई जिहादी वीडियो भी मिले जिसके जरिए वो नफरत का खेल खेल रहा था। ये जो फैजान है ये नवसारी में आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जो कि ऑटोमेटिक जैसा जिगाना पिस्टल है और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। लेकिन खुफिया एजेंसीज की नजर से वो बच नहीं पाए। फैजान के मोबाइल से गुजरात ATS पे हम सुराघात लगे। फैजान के मोबाइल से जिहाद को बढ़ावा देने वाली 29 पन्नों की साहित्यिक सामग्री मिली है। तिरंगे की जगह काला झंडा लगे लाल किले की तस्वीर भी मिली है। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाने वाली तस्वीर भी है। कुछ लोगों के चेहरे पर सर्कल की हुई टारगेट वाली तस्वीर है। संदेश जिनमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फैजान शेख की गिरफ्तारी आतंकवाद के बदलते चेहरे की ओर इशारा करती है। अब आतंकी संगठन बड़े नेटवर्क की जगह लोन वुल्फ अटैक और छोटे स्लीपर मॉड्यूल्स पर फोकस कर रहे हैं। एक सामान्य दिखने वाला युवक जो दर्जी की पहचान लेकर जी रहा था, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चेतावनी है और सवाल यह भी
कि 19 साल की उम्र में इतना खतरनाक नेटवर्क तैयार करना और विस्फोटक जुटाना क्या अकेले संभव है? इसी कड़ी को जोड़कर एटीएस अपनी जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस कहावत को आप सच होते देखना चाहते हैं, किताबों से हट करके जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ जरा देखिए। इस एक मुल्क को एक शख्स ने तबाह कर दिया और शख्स का नाम है आसिम मुनीर। और सिर्फ मुल्क नहीं, मुनीर जिस पाकिस्तानी फौज का चीफ है, उस फौज की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और अब हाल ये कि पाकिस्तानी फौज की बदहाल हालत की गवाही इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की भद्द पिटी। बलोचों ने मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर पीछा। अफगानिस्तान से मुनीर को बेइज्जती नसीब हुई और अब पाकिस्तानी आर्मी की रैंकिंग ही गिर गई। यानी जिस पाकिस्तान को दुनिया में आतंक के लिए जाना जाता है, उसे ना तो कोई तवज्जो देता है और ना ही मुंह लगाता है। पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत बची कुची साख थी, वो भी फील्ड मार्शल यानी मुल्ला मुनीर के सीडीएफ बनने से खत्म हो गई है। जो मुनीर खुद अल्लाह के भरोसे बैठा है, उससे भला पाकिस्तान की फौज भी क्या ही उम्मीद कर सकती है। यही वजह है कि मुनीर के कर्मों की सजा पाक फौज को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की भगौड़ी फौज की साख कैसे गिर रही है, उस पर इंटरनेशनल मुहर भी लग गई है। यानी दुनिया के सामने उसकी सैन्य साख भी मिट्टी में मिल गई है। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की जो नई मिलिट्री रैंकिंग जारी की है, उसने पाकिस्तान की आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। भारत जहां शान से चौथे नंबर पर टिका है, वहीं पिछले साल 12वें नंबर पर रहने वाला पाकिस्तान अब 2 पायदान और खिसक कर 14वें स्थान पर पहुंच गया है। और इसकी मुख्य वजह है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिली करारी मार। मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटा। भारतीय फौज ने 2 दिन में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान की भगौड़ी फौज पीठ दिखाकर और अपनी पतलूनें छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की फौज दुम दबाकर भागी हो कि मुनीर की आर्मी कायर और भगौड़ी है। पाकिस्तान सिर्फ पड़ोसी देशों के हाथों नहीं हारती, बल्कि मुनीर की आर्मी घर में भी बलोच और टीटीपी से लगातार पिट रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया के 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन करती है, जो 60 से ज्यादा फैक्टर्स पर आधारित है। इनमें सैनिकों की संख्या, हथियार, टैंक, विमान, नौसेना, बजट, भूगोल और लॉजिस्टिक शामिल है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, जबकि तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारत है। यानी पाकिस्तान में जितनी तेजी से जिहादी मुनीर की साख गिर रही है, उतनी तेजी से उसकी फौज का भी पतन हो रहा है, क्योंकि मुनीर की फौज सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के सहारे बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पाकिस्तान से बदहाली की तस्वीर आपने देखी है। बताता हूं आपको कि आखिर कैसे इस कंगाली में मुनीर अपने लोगों को मरने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों से निपटने की चुनौती है, लेकिन टीटीपी के खिलाफ अभियान के नाम पर हजारों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान का मंत्री इसे मौसम की मार बताता है, लेकिन असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। मुनीर सेना का अत्याचार, पाकिस्तान की आवाम लाचार, टीटीपी के खिलाफ मोर्चा, पाकिस्तानियों पर कहर टूटा। मुनीर शहबाज का सीक्रेट प्लान, मस्जिदों से हो रहा ऐलान। तिरा घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। वैसे तो यह किसी टेंट सिटी का नजारा लग रहा है। दुनिया के कई देशों में ऐसी बर्फीली वादियों के बीच लोग सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने, छुट्टी लेकर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन दुनिया से अलग थलग पड़े आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान की कहानी दुनिया से अलग है। मुनीर की सेना ने कड़कड़ाती ठंड के बीच ऐसा कहर बरपाया है कि खूबसूरत तिराह घाटी से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। ये खूबसूरत वादियां वीरान हो गई हैं, क्योंकि हाल ही में यहां मस्जिदों से अनाउंस किया गया कि इलाका छोड़ दो, जल्दी निकल जाओ, सब निकल जाओ, लड़ाई होने वाली है। यह इलाका अफगानिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोग घर बार छोड़कर भागने लगे। अब तक करीब 10,000 परिवार
घर छोड़ चुके हैं। 70,000 से ज्यादा लोग भूख प्यास से जूझ रहे हैं। भीषण ठंड में औरतों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। हफ्ते भर से इस इलाके में सैन्य अभियान की चर्चा चल रही है। लोग घबराकर इलाका छोड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तिराह घाटी के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार है, लोग परेशान हैं, चीख पुकार है, लेकिन शहबाज सरकार ने इन्हें ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया है और मंत्री खुद झूठ फैलाने में लगे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान का सिस्टम हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के मुताबिक टीटीपी के लड़ाके तिराह घाटी में छिपकर हमले कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, तब पाकिस्तान ने कोई इंतजाम नहीं किया और लाखों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तानी सेना पर तब भी सवाल उठे थे, लेकिन टीटीपी के सामने अपनी नाकामी और अफगान तालिबान के जवाब से मुल्ला मुनीर इस कदर बौखलाया हुआ है कि टीटीपी लड़ाकों के साथ कितने पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने इस बेबसी को सर्दी की वजह से पलायन बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन सिर्फ आवाम को लेकर नहीं, मुनीर हर उस चेहरे के खिलाफ साजिश में है जिससे उसे खतरा है। और एक बार फिर जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ ये खूनी साजिश का खुलासा होने जा रहा है। खबर है कि जेल में इमरान को इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट कुछ गंभीर संकेत दे रही है। लेकिन क्या वाकई जेल में इमरान के साथ साजिशन कुछ किया जा रहा है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हर सवाल का उत्तर मिलेगा। जेल में बंद इमरान, मुनीर का किलर प्लान। जेल में इमरान की मेडिकल मर्डर की तैयारी। पाकिस्तान के अंदर मुनीर के लिए सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है तो वो है इमरान खान। इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे कैद है और बाहर इमरान खान के समर्थकों ने बवाल काट रखा है। नवंबर महीने से उठी इमरान खान की रिहाई की मांग लगातार तेज होती गई और इमरान के हक में आवाज उठाने वाला हर चेहरा मुनीर के टारगेट पर आ रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अंदर से इमरान को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को ही हिला दिया। खबर है कि जेल में इमरान को मारने की तैयारी हो रही है और इमरान की मौत को मेडिकल डेथ दिखाने की कोशिश है। तकरीबन 2.5 साल से जेल में जनरल मुनीर के ऑर्डर पर जो टॉर्चर झेल रहे इमरान खान, उसमें बड़ा दावा उनकी मेडिकल कंडीशन को लेकर किया गया है। इमरान को न सिर्फ कोर्ट के आदेशों के बावजूद परिवार से मिलने को तरसाया जा रहा है, बल्कि उन्हें दुनिया से काटने के लिए काल कोठरी में ठूंस दिया गया है। इमरान की बहनें चीख चीख कर कह रही हैं कि उनकी तबीयत और बिगाड़ने के लिए उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान अंधे होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इमरान की मेडिकल जांच करने वाली टीम के मुताबिक इमरान को CRVO नाम की आंखों की गंभीर बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर्स की टीम ने उनके इलाज से हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि इसका इलाज जेल में संभव नहीं। CRVO आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें रेटिना की नसों में खून का थक्का जम जाता है। शीतलहर और जेल की सूखी ठंड ने उनकी एलर्जी और इन्फेक्शन को और ज्यादा भयानक बना दिया है। PIMS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इमरान का ऑपरेशन तत्काल बाहर कराने की सिफारिश की है। लेकिन इमरान को लेकर सारी लड़ाई तो जेल से बाहर आने की ही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना किसी भी कीमत पर इमरान को रिहा नहीं करना चाहती और न ही परिवार वालों से मिलने दे रही है। इमरान की अगली मेडिकल चेकिंग 31 जनवरी को होने वाली है। तब तक क्या पता इमरान जेल में इस बीमारी से पूरी तरह अंधे ही हो चुके हों और इमरान की इस हालत का फायदा उठाकर मुनीर उनकी जान ही न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पहाड़ों पर स्नो अटैक की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक आसमान से सफेद आफत बरस रही है। भारी बर्फबारी हो रही है, एवलांच आ रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं कि बर्फ ने कैसे लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। हिमाचल टू कश्मीर, स्नो अटैक। बर्फबारी से जनजीवन बेहाल। कहीं जमीन से आसमान तो कहीं आसमान से जमीन की तरफ बर्फ का उठता गुबार और जान बचाने के लिए भागते लोग। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है। ये मंजर देख लोगों के होश फाख्ता हो गए। टूरिस्ट रिजॉर्ट पलक झपकते ही बर्फ की चादर से ढक गया।
मंगलवार देर रात सोनमर्ग में नए ट्रैक यार्ड इलाके में एवलांच से दहशत फैल गई। आसपास अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार इस कदर बढ़ता चला गया मानो आसमान का सीना चीरकर कोई बाहर निकल रहा हो। और राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे नई खबरों के साथ। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।